अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं कलम कैमरा स्पेशल और जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे साथ मौजूद हैं एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट शायगान एजाज साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी। Thank you so much for your time, Shaigan. And what better day can there be to have you for a legal discussion? ये जस्टिस काजी फाइज ईसा वाला मामला जो है, इसके ऊपर बड़ी डिबेट डिस्कशन हम देख रहे हैं कि वैसे भी होती है, और वो जो एक लॉन्ग ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आना था जिसका इंतजार था तफसीली फैसले का, वो आ गया है। तो मैं पहले तो कुछ लोग तरह तरह की कंफ्यूजन होती हैं लोगों को लीगल जो मामलात होते हैं उनको लेकर। तो सबसे पहले अगर थोड़ा सा ब्रीफली ये बयान कर सकें हमारे नाजरीन के लिए कि ये रेफरेंस जो था ये क्या था। देखें, जो बुनियादी चीज़ है कि पाकिस्तान के अंदर अगर कोई हाई कोर्ट का या सुप्रीम कोर्ट का कंफर्म जज है तो उस जज को रिमूव करने का जो तरीका है वो सिर्फ एक है, और वो कॉन्स्टिट्यूशन के 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन के यानी आइन के कॉन्स्टिट्यूशन में 209 यानी 209 के तहत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के थ्रू है। ठीक है। अब जो काजी फाइज ईसा साहब का मामला है, इसमें यही सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में एक रेफरेंस भिजवाया गया प्रेसिडेंट की तरफ से, और उसमें जो उन पे इल्ज़ाम था या जो एलिगेशन था वो उनकी वाइफ और चिल्ड्रन की जो 3 प्रॉपर्टीज थी पाकिस्तान से बाहर, उनके हवाले से था। और ये था कि वो प्रॉपर्टीज जो है वो जस्टिस साहब ने डिस्क्लोज नहीं की थी, और इसी के ऊपर सारी प्रोसीडिंग्स चली। और फिर वो सबके सामने ही है कि वो काफी अरसा ये मामलात मीडिया में भी आते रहे और सारी चीजें चलती रही। और पहले फिर शॉर्ट ऑर्डर आया। शॉर्ट ऑर्डर में इस रेफरेंस को हम कह सकते हैं कि क्वेश्चन कर दिया गया, लेकिन बॉल जो है वो एफबीआर की कोर्ट में फेंक दिया गया। ये कह दिया गया कि एफबीआर जो है वो इंक्वायर करेगा, और इस एफबीआर की इंक्वायरी वाले मामले में भी 3 जजेस ने, 10 में से 3 जजेस ने इस बात से डाइसेंट किया, डिसएग्री किया, जिसमें जस्टिस मंसूर अली शाह साहब थे, या अफरीदी साहब थे और मकबूल बाकर साहब थे। और उनका ये था कि ये एफबीआर की इंक्वायरी भी नहीं होनी चाहिए, ये भी इसकी भी जरूरत नहीं है। आज हम देख रहे हैं कि वो जो शॉर्ट ऑर्डर पास किया गया था उसका तफसीली फैसला सामने आ गया है। तो एक चीज मैं बताता चलूं कि शॉर्ट ऑर्डर जो है बेसिकली आप कह सकते हैं कि समरी होती है मेन फैसले की, और डिटेल्ड ऑर्डर जो है वो उस शॉर्ट ऑर्डर की रीजनिंग बताता है कि वो शॉर्ट ऑर्डर जो है, वो जो कंक्लूजन ड्रॉ किया गया वो किन वजूहात की बिना पे किया गया। तो आज जो फैसला आया इसमें बहुत सी चीजें सामने आई हैं, क्योंकि फैसला अभी थोड़ी देर पहले ही आया है, तो बहुत जल्दी में हमने देखा है, लेकिन जो चीजें सामने आई हैं वो जरूर मैं आपसे शेयर करता चलूंगा। मैं बिल्कुल उनकी तरफ भी आती हूँ, लेकिन जब आपने कहा ना कि जो रेफरेंस है उसको क्वॉश कर दिया गया, सो इसका जो बेसिक मतलब है वो ये है कि इस बुनियाद पर किसी जज को हटाया नहीं जा सकता, ये डिसीजन सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया है। एम आई करेक्ट? या कम से कम इस केस में नहीं किया जा सकता, और जाहिर है फिर बाकी अगर कोई केस होंगे तो उनके अपने फैक्ट्स होंगे, और ये एक प्रेसिडेंट वहां पे कोर्ट किया जा सकेगा अगर किसी जज के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई होती है। लेकिन 209 जो है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो है वो उसके पास इख्तियार है कि अगर कोई ऐसी चीज हो जो किसी जज की इंटेग्रिटी कॉम्प्रोमाइज होती हो या ऐसी कोई चीज हो तो उसको वो रिमूव कर सकते हैं। मैं सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कॉन्स्टिट्यूशन भी आपको बताता चलूं कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में 5 मेंबर्स होते हैं, एक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के अलावा सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर मोस्ट जजेस, और इसके अलावा जो बाकी 2 मेंबर हैं वो आपके चारों सूबों में से जो 2 सीनियर मोस्ट चीफ जस्टिस होते हैं वो होते हैं। तो करने को अगर किसी के खिलाफ कोई चीज आए तो बिल्कुल रिमूव किया जा सकता है, लेकिन इस केस में उन्होंने कहा, इस हद तक कहा कि ये रेफरेंस जो है आपके साथ तफसील से प्रोग्राम करेंगे सुप्रीम जुडिशल काउंसिल वाले मामले के ऊपर भी, क्योंकि मेरी ये बहस अक्सर रहती है कि आप अपना ही एहतसाब खुद कैसे कर सकते हैं, वो भी इस तरीके से हर तरह का इख्तियार लगाने का, हटाने का, एहतसाब करने का सब आपने अपने पास रख लिया, और फिर आप कहते हैं कि अकाउंटेबिलिटी हो रही है। बट एनीवे आई थिंक विल लीव दिस फॉर सम अदर डे एंड टाइम, इसमें जरूर बात करेंगे। लेकिन जो अभी आया है, डिसीजन आया है, एक तो ये बात एस्टैब्लिश आपकी डिस्कशन से हुई कि जो शॉर्ट ऑर्डर आया
आया था, बेसिकली तफसीली फैसला जो होता है वो वही होता है, फैसले के अंदर कोई तब्दीली नहीं होती, सिर्फ उसकी डिटेल्स जो हैं वो सामने आ जाती हैं। एक बात। अच्छा, एक मैं देख रही थी डिबेट सोशल मीडिया पर अभी हो रही थी कि उसी की तफसीलात हैं तो इतना हंगामा क्यों मच रहा है। हंगामा शायद आपने भी देखा होगा, एक दो पॉलिटिकल चीजें, स्टेटमेंट्स उसके अंदर से निकल रही हैं। हंगामा उनकी वजह से मेरा ख्याल है मच रहा है, जहां पर एक तो ये कहा गया डिसीजन के अंदर के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने अपने सवाबदीदी इख्तियारात को सही इस्तेमाल नहीं किया, वो नाकाम रहे उनके सही इस्तेमाल करने में। इसकी थोड़ी सी अगर आप वजाहत कर दें कि इसको किस तरह से देखते हैं, व्हेन यू से नाकाम रहे तो मतलब इसकी इसकी लीगल स्टैंडिंग, इसकी क्या क्या वो क्या है, एक्सप्लेनेशन क्या है? देखिए, ये जो बात है कि प्रेसिडेंट ने अपना जो अथॉरिटी है, जो इख्तियार है, उसको सही तरह एक्सरसाइज नहीं किया, बिल्कुल ये प्रेसिडेंट के लिए तो जाहिर है कोई प्लेजेंट बात नहीं है। और ये बिल्कुल बिल्कुल हम कहेंगे कि सवालिया निशान तो उठता है कि ऐसा क्यों किया गया, प्रेसिडेंट ने ऐसे क्यों किया, या लॉ मिनिस्टर ने ऐसे क्यों किया, या एसिड रिस्पांस रिकवरी यूनिट जो था उसके सरबराह ने ऐसे क्यों किया। तो जाहिर है उनकी इंटेंशंस के ऊपर ये सवाल उठता है, क्या ये सारा कुछ मेलाफाइडी पे मबनी था। फिर अगर पॉलिटिकल बैकड्रॉप में देखें तो क्या वो फैजाबाद धरने वाली जजमेंट का कोई रोल था, या इन्होंने ऐसे क्यों किया, तो सवालिया निशान तो जरूर उठता है। लेकिन अगर हम लीगली बात करें तो लीगली स्पीकिंग मैं ये समझता हूं कि प्रेसिडेंट की वो अपना ओहदा रखने से कोई डिस्क्वालिफिकेशन सामने नहीं आती। अखलाकी जवाब तो जरूर बनता है कि ऐसा क्यों किया, इसका जवाब देना चाहिए। लेकिन क्या आईनी तौर पे कोई ऐसी चीज है, जिस तरह हम किसी मेंबर पार्लियामेंट के लिए कहते हैं कि जी 62-63 की खिलाफवर्जी हो गई है, या ऐसी कोई चीज होगी, तो प्रेसिडेंट का वो ओहदा रखने पे, अपना ऑफिस रखने पे मैं समझता हूं कि लीगली कोई ऐसी बार बजाहिर नजर नहीं आती। अच्छा, क्यों कोई रकावट। यूर अ लॉयर, तो ये आप वो कोई कानूनी बारीकी को सामने रख के कह रहे हैं कि जब ये कहा जाता है कि सवाबदीदी इख्तियार को इस्तेमाल करने में नाकाम रहे, तो क्या इसका इस बात से मतलब फर्क है कि गलत इस्तेमाल किया इख्तियार का कानूनी? देखिए, ये गलत नहीं है, लेकिन क्या ये नेग्लिजेंस थी, क्या ये गलती थी, क्या ये बदनीति पे मबनी था, यानी वो एक स्टेप आगे की बात होगी। क्या ये जानबूझ के किया गया, इसका जवाब क्या था, या आप ये कह लें कि प्रेसिडेंट को जिस तरह ब्रीफ किया, प्रेसिडेंट ने जो ये किया, क्या उन्होंने अपना जो है, जिस तरह हम सवाबदीदी इख्तियार करें, डिस्क्रिशनरी या इंडिपेंडेंट जजमेंट जो है वो एक्सरसाइज नहीं की। अब अगर प्रेसिडेंट ने अपनी इंडिपेंडेंट जजमेंट एक्सरसाइज नहीं की तो बिल्कुल ये लैप्स तो है, लेकिन ये ऐसा लैप्स मेरी नजर में नहीं बनता कि हम ये कहें जी कि प्रेसिडेंट यानी हम के सादिक नहीं रहे या अमीन नहीं रहे। अगर वो क्राइटेरिया अप्लाई करने की तरफ जाए तो वो कहना कि ये, उसके लिए तो साबित ये भी करना पड़ेगा कि दैट वाज डन डिलिबरेटली। अगर हमने बात करनी है, ये अभी डिबेटेबल चीज है, जाहिर है इस पे भी हमारी ज्यूरिस्प्रूडेंस अभी डेवलप भी नहीं हुई, तो ये पहली दफा इस तरह की चीज सामने आएगी। लेट्स सी, मे बी कोई बंदा इसको आगे लेके चले। बिल्कुल बिल्कुल, हमने थोड़ा सा अर्ली इसके ऊपर एक डिस्कशन किया, थोड़ी डिटेल्स अगर हम पढ़ लेंगे, हम दोबारा भी एक सेशन इसके ऊपर कर लेंगे। लेकिन अभी फॉर नाउ ये जो अभी आपने 62-63 की बात की, अगेन मैंने मीडिया पे एक और डिबेट अभी मैं इसके हवाले से देख रही हूँ। एक तो ये कि ये जो 62-63 वाला मामला है, प्रेसिडेंट के लिए तो कहीं नहीं, लेकिन शहजाद अकबर और फरोग नसीम के लिए ये बहस जो है शुरू हो चुकी है कि क्या इनके ऊपर ये अप्लाई अब होता है कि नहीं होता, एक बात। और दूसरी बात ये कि फरोग नसीम के लिए ये बहुत अब एक डिबेट है जो मैं देख रही हूँ पिछले 2-3 घंटों से, कि उनको तो हर सूरत मुस्ताफी हो जाना चाहिए। देखिए, मैं तो समझता हूं कि इन दोनों का ही अखलाकी जवाज नहीं रहता। 62-63 शहजाद अकबर पे तो शायद अप्लाई कानूनी तौर पे तो ना हो, क्योंकि इज नॉट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है तो वो अप्लाई तो नहीं करता। लेकिन जाहिर है गवर्नमेंट का जो इस वक्त फेस है, गवर्नमेंट की जो अकाउंटेबिलिटी की जो ड्राइव है, चाहे वो अपोजिशन के अगेंस्ट ही हो या जिस तरह भी हो, एक अकाउंटेबिलिटी की ड्राइव है, उसका एक फेस है कि हम अकाउंटेबिलिटी कर रहे हैं, एहतसाब कर रहे हैं। तो जो लोग आपके एहतसाब करने की जो टीम है उसमें लीड कर रहे हैं, अगर उनके ऊपर ही सवालिया निशान उठ जाए और उनका ही अखलाकी जवाब ना रहे, तो बिल्कुल मैं समझता हूं कि गवर्नमेंट को अपनी क्रेडिबिलिटी रखने के लिए बिल्कुल मैं समझता हूं कि ये कंसिडर करना चाहिए कि ये लोग स्टेप डाउन करें। क्योंकि हम लॉ मिनिस्टर का भी देखते रहे हैं कि बार बार मुतअद्दिद बार वो रिजाइन करते हैं, पेश होते हैं, फिर ओहदे पे वापस आ जाते हैं। अब ये भी जो प्रैक्टिस है, क्या उनके पास
क्या क्या होगा नसीम फरोग नसीम क्या और कोई वकील नहीं है? नहीं, क्या और कोई वकील मौजूद नहीं है? क्या और कोई काबिल वकील नहीं है कि लॉ मिनिस्टर को ही रिजाइन करके पेश होकर फिर ओहदे पे वापस आना पड़ता है? तो ये तो दैट डज नॉट रिफ्लेक्ट गुड ऑन द गवर्नमेंट। या किसी और को वो ट्रस्ट नहीं करते? ऐसी क्या कॉन्फिडेंशियलिटी है कि किसी और वकील पे एतमाद नहीं किया जा सकता, या पूरे पाकिस्तान में और कोई वकीलों ने इस काबिल नजर नहीं आता? तो जाहिर है ये जो चीजें हैं ये बिल्कुल गवर्नमेंट की डिसीजन मेकिंग के ऊपर सवाल उठाती। सही। अच्छा, फ्यूचर नाउ वेयर आर वी गोइंग फ्रॉम हियर? अब जब तफसीली फैसला आ गया है, जो इन्वेस्टिगेशन का स्टेटस है, वो जो एफबीआर वाला मामला है, वो सारा कुछ एज इट इज इन प्लेस रहेगा? या जब हम ये कहते हैं कि रेफरेंस इटसेल्फ जो है वो बदनीयती पर मबनी था, या उसके अंदर किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम था, तो फिर वो जो फर्दर अभी हो रही है इन्वेस्टिगेशन, फिर उसका क्या जवाब रह जाता है? नहीं, मैं नहीं समझता कि उस पर कोई फर्क रहे, वो उसी तरह होगा। क्योंकि जिस तरह मैंने पहले कहा था कि ये डिटेल्ड डिसीजन जो है ये शॉर्ट ऑर्डर की कंटिन्यूएशन है, या ये रीजंस दे रहा है उस शॉर्ट ऑर्डर के। तो वो जो एफबीआर वाली चीज है, इन द फर्स्ट प्लेस तो ये जो चीज है ये शायद एफबीआर के पास ही होनी चाहिए थी। और एफबीआर अगर जज साहब की अहलिया को नोटिस देके इंक्वायर कर लेता, या वो चीजें अगर शुरू में ही रेफरेंस की तरफ चीजें आती ही ना, तो मे बी ये चीजें बहुत ही बेहतर तरीके से हैंडल हो सकती थी। और ये सारा जो मीडिया में सारी चीजें गुजरी, और ये मैं समझता हूँ कि एक जिसके ऊपर गुजर रही होती है वो एक स्ट्रेस ही होता है, तो ये चीजें बिल्कुल अवॉइड की जा सकती थी और अननेसेसरी थी। बिल्कुल। और जिस पे गुजर रही होती है उस पे स्ट्रेस होता है, वो जिस इंस्टीट्यूशन से वाबस्ता होता है वो एक अजीब सी नेगेटिव लाइमलाइट में रहता है मुसलसल, जब तक चीजें जो है वो मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंची। तो नेचुरली ये कोई हेल्दी प्रैक्टिस या एक्टिविटी तो नहीं है, इसमें तो कोई शक नहीं है। अच्छा, जब हम बात करते हैं ना कि लीगल मामला कुछ, तो हमने असल में आज का सेगमेंट है वो प्लान किया था कराची एपिसोड के ऊपर, बट देन दिस केम अप, सो वी थॉट कि हम इसके ऊपर बात करते हैं। तो थोड़ा सा कमिंग टू दैट, कैप्टन सफदर पर हुई हुई एफआईआर, उसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? पॉलिटिकली मोटिवेटेड देखते हैं? और अगर पॉलिटिकली मोटिवेटेड है तो फिर किसने की है? उन्हीं के अपने अभी आजकल के इत्तेहादी जो पीडीएम के प्लेटफॉर्म पे हैं, सिंध गवर्नमेंट में है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने की है, या हाउ डू यू लुक एट इट? क्योंकि जो पूरा उसके इर्द गिर्द सीन क्रिएट किया गया, आप उससे वाकिफ हैं, पीपल्स पार्टी का मौकफ भी आप जानते हैं उसके ऊपर, और पीएमएलएन का। देखिए, अगर इसको हम लीगल तरीके से देखें, मैं दोनों एंगल में अर्ज करता हूँ कि अगर हम लीगल तरीके से देखें, तो अगर हम वो जो कायदे आज़म के मज़ार का जो प्रोटेक्शन एक्ट है, अगर हम स्ट्रिक्टली स्पीकिंग देखें तो उसकी हद तक तो कुछ लैप्स तो था कि मज़ार के अंदर पॉलिटिकल स्लोगन्स या नारेबाजी ये चीजें नहीं होनी चाहिए। लेकिन जिस तरह ये सारी चीजें बाद में हुई, जिस तरह कैप्टन सफदर का अरेस्ट हुआ, जिस तरह ये एफआईआर लॉन्च की गई, तो ये सारा पॉलिटिकली मोटिवेटेड नजर आता है। ये जिस तरह चीजें हैंडल की गई ये बिल्कुल पॉलिटिकली मोटिवेटेड नजर आती हैं। और मैं नहीं समझता कि ये पीपल्स पार्टी करे, क्योंकि पीपल्स पार्टी और नून लीग इस वक्त ऑपोजिशन में या पीडीएम के प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे हैं। बल्कि लगता तो ऐसे है कि शायद ये इन दोनों जमातों के दरमियान रिफ्ट क्रिएट करने के लिए ये चीज की गई। देखिए, जो हमारा जो एक्ट है, ये कायदे आज़म के मज़ार की प्रोटेक्शन का जो एक्ट है, 71 का एक्ट है गालबन, ये एक्ट बिल्कुल कहता है कि ये मज़ार जो है ये फेडरल गवर्नमेंट के डोमेन में है। लेकिन अगर हम बात करते हैं तो अगर कोई शख्स इस एक्ट की खिलाफ वर्जी करता है तो जो ऑफेंस उस पर लगते हैं उसकी मैक्सिमम सजा जो है वो 3 साल तक है, हो सकती है 3 साल तक। तो ये जो चीजें हैं, इस तरह का ऑफेंस जो है, ये अगर हम बाकी जो आपके पीपीसी के अंदर पाकिस्तान पीनल कोड में जो ऑफेंसेस हैं जिनकी सजा 3 साल या 3 साल से कम है, तो बेलेबल के जुमरे में ही आते हैं। और जो बाकी चीज हम देखते हैं, अगेन इस तरह के ऑफेंसेस में हम समझते हैं कि ये कॉग्निजेबल भी नहीं होते, नॉन कॉग्निजेबल होते हैं, यानी मजिस्ट्रेट के वारंट के बाद ही इस तरह की एक्टिविटी हो सकती है। और जो हमने मीडिया में देखा कि अगर ये बात सच है, आने के लिए इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उसके अंदर ये जुमला डाला गया कि मुझे जान की धमकी भी दी गई, वो जो एप्लीकेंट था उनकी जानिब से। देखिए, जो उसमें एफआईआर के अंदर 506 बी उन्होंने लगाई, जो बेसिकली है जान मारने की धमकी देना। अब 506 बी जो है, हम जब 506 बी की बात करते हैं, तो जब हम 71 के एक्ट की बात करें, मज़ार के एक्ट में, तो मज़ार के एक्ट के अंदर तो लिखा है कि अगर कोई वेपन लेके आता है तो उसका अलग ऑफेंस है। 2 दफा तो नहीं लगी, तो इसका मतलब है कि जान से मारने की धमकी तो दी है, वेपन तो था नहीं, तो खाली हाथ हिला के जान से मारने की धमकी दे दी। अगेन ये सारी स्टोरी जो है ये बिल्कुल प्लॉजिबल नहीं लगती, ये प्रोबेबल नहीं लगती, और लगता है कि ये
जिस तरह जो असल हकाइक हुए हैं उस तरह नहीं है। और अगर जो मीडिया पे जिस तरह बात आई, अगर इसी तरह हुआ है कि होटल का दरवाजा तोड़ के, ये तो जिस तरह अगर ये हुआ ऐसे तो ये भी बिल्कुल गलत है। अगर कोई शख्स फैमिली के साथ, मैंने ये डिबेट देखी, बल्कि एक चैनल पर भी मैं देख रही थी कि वो बड़ा बहस कर रहे थे एक साहब के, जी आप पहले वो पूरी फुटेज दिखाएं, आप वो फुटेज ना दिखाएं जहां से अब अगर ऐसे हुआ है, मैं उसने कहा देखिए उस दरवाजा तोड़ने को छोड़ देते हैं, मुझे इस पॉइंट के ऊपर इस चीज को एक्सप्लेन कर दीजिएगा कि रात 4 बजे तो उनको लेकर गए हैं, ये तो फुटेज से प्रूव हो गया, तो सुबह मतलब सहरी के वक्त 4 बजे लेके जाने का क्या जवाब है? ऐसा क्या कर दिया था उन्होंने? बिल्कुल ऐसी चीज नहीं थी, कोई एब्सकॉन्शन का या किसी के मफरूर होने का कोई खतरा नहीं था। अच्छा। अगेन ये सारी चीजें जो हैं ये बिल्कुल पॉलिटिकली मोटिवेटेड की तरफ इशारा करती हैं कि ये सारी चीज, सारा जो एपिसोड है ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड था। यहाँ पे जब एफआईआर रजिस्टर होती है तो उसके बाद ही इन्वेस्टिगेशन या तफ्तीश शुरू होती है। तो ऐसे मुकदमे में जहाँ ऐसा संगीन जुर्म ही नहीं है, जिसकी मैक्सिमम पेनल्टी 3 साल तक सजा हो सकती है, 506 भी तो ऑन द फेस ऑफ इट नजर आ रहा है कि नहीं के लगता। तो जब ये सारी चीजें हैं तो फिर ये सारा जो है ये अनकॉल्ड फॉर था और ये चीजें बिल्कुल अवॉइड हो सकती थी। और इसकी बिल्कुल मैं ये कहूंगा कि लगता है कि हकायक कुछ और। बस वो अपार्ट फ्रॉम द लीगल जो पॉलिटिकल कमेंट आपने दिया कि मे बी वो एक रिफ्ट क्रिएट करने की अटेम्प्ट थी। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और दो एक इम्पोर्टेंट रिसेंट इश्यूज थे, आई थॉट के आपसे आपकी जो है कानूनी राय इस पर ली जाए। बहुत शुक्रिया आपका आपके वक्त के लिए। व्यूअर्स, एडवोकेट शायगान एजाज हमारे साथ मौजूद थे। कलम कैमरा स्पेशल से आज के लिए बस यही कुछ, मुझे इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।